स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A2 एकेडमी में। लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एडुटेरिया का सेट नंबर 3। ठीक है, सेट लगाने से ये फायदा होता है कि आपको देखिए क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं और आपकी तैयारी भी पता चलती है कि कितनी हो रही है, कितनी नहीं, कहाँ तक पहुंची और किस हाल में है आपकी तैयारी। ठीक है, और इस चैनल पे आपको सारे क्लासेस मिल रहे हैं, रीजनिंग की भी क्लासेस मिल रही हैं, मैथ की भी क्लासेस मिल रही हैं। तो लगातार आप बने रहिए ताकि आपको तैयारी अच्छे से हो जाए, ताकि आप अच्छे नंबर लेके आ सकें। इस पे रीजनिंग की भी क्लास मिल रही है, ठीक है, और मैथ की भी मिल रही है। ठीक है, तो तैयारी अपनी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आप आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा, बनवाली, लोथल, रंगपुर। ये मिलता है आपको ये नंबर कालीबंगा से। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा जो कि राजस्थान में घर्घर नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है। ठीक है, यहाँ पे जूते हुए खेत के साक्ष्य, अलंकृत ईंटें, चूड़ियां, लकड़ी की नाली आदि के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो ये कालीबंगा हो गया। अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये लड़ा गया था आपका 261 ईसा पूर्व। राज्याभिषेक के 8वें व 261 ईस्वी पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे तथा 1,50,000 लोग बंदी बना लिए गए थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ये आपका थर्ड नंबर क्या कह रहा है? मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था विदिता अध्यक्ष। ठीक है, और इसमें जानते हैं मौर्य काल में 26 प्रकार के अध्यक्ष का वर्णन है। 26 प्रकार के अध्यक्ष का वर्णन भी है इसमें मौर्य काल में। और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुप्त काल में पुग किसे कहा जाता है? तो पुग कहा जाता था न्यायालय को। गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में सम्राट सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था। उस समय न्यायालय के 4 वर्ग होते थे। ठीक है, 4 वर्ग होते थे। राजा का न्यायालय, ठीक है, पूग, सेड़ी और कुल, ये होते थे 4 तरह के। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा काव्य दर्शन। काव्य दर्शन की रचना अलंकारा शास्त्र दंडी 6वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच हुआ था। ठीक है, द्वारा की गई। अन्य सभी रचनाएं हर्षवर्धन द्वारा की गई हैं। बाकी सारी रचनाएं हर्षवर्धन है। ये इसका आंसर हो जाएगा काव्य दर्शन। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? छठा का आंसर बताइएगा, किस शासक से है? यह है अशोकवर्मन। 3 नंबर। मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? क्या कह रहा है क्वेश्चन? 7वां नंबर। मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? तो बताइए दोस्तों, किसने पराजित किया था? ये किया था भीम द्वितीय ने। गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, परंतु भीम द्वितीय ने उसे माउंट आबू के निकट पराजित किया था। यह भारत में गौरी की पहली पराजय थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये चीज। 1178 में, ठीक है, पहली बार आक्रमण किया था 1175 में, और 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया था, भीम द्वितीय से पराजित हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्लभ नीति किस शासक ने अपनाई थी? रजिया, बजराम शाह, नसरुद्दीन महमूद, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बताइए, ये अपनाया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिक को नगद वेतन देने की प्रथा का प्रारंभ किया था? बताइए दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने किया था? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? अद्वैतवाद मत को प्रतिपादित कौन थे?
अद्वैत मत को प्रतिपादक कौन थे? बताइए दोस्तों। तो ये थे शंकराचार्य। 9वीं शताब्दी अद्वैतवाद मत की स्थापना शंकराचार्य ने किया था। उन्होंने ब्रह्म एवं जीव की पूर्ण एकता को स्वीकार किया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी? बताइए दोस्तों। 11, ये 1605 ईस्वी में जहांगीर गद्दी पर बैठते हैं, यानी आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। बैठते ही आगरा के किले में और यमुना के किनारे खड़े पत्थरों के खंभों के बीच न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी। ठीक है दोस्तों। साथ में 12 घोषणाओं को भी प्रकाशित किया गया था, तो इसका नंबर ए हो जाएगा जहांगीर। 12 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने दारा सिकों को लघु अकबर कहा था? सही दोस्तों, क्या सही होगा इसका? तो दारा सिकों को लघु अकबर कहा था लेन पुल ने, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? किस सिख गुरु ने सिखों के एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? 13 का आंसर बताइए फटाफट। किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? ये थे गुरु हरगोविंद, सिखों के छठे गुरु, यानी ये छठवें गुरु, ध्यान रखिएगा, छठवें गुरु। हरगोविंद ने 1606 से 1645 ईस्वी में अमृतसर की किलेबंदी की तथा सिखों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सैनिकों की शिक्षा भी प्रदान किया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये विजयनगर के, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की? बताइए दोस्तों। देवराय द्वितीय ने, डी नंबर चला जाएगा इसके साथ। कौंडीवॉस का युद्ध कब हुआ था? 15 नंबर, ये हुआ था दोस्तों 1760 ईस्वी में। ये था थर्ड युद्ध, कर्नाटक युद्ध 1756 से लेके 63 तक चला था। के दौरान 1707 में वंडीवास का युद्ध हुआ था, 1760 में, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? बताइए दोस्तों। अहमद शाह अब्दाली जब भारत पर आक्रमण करता है पहली बार, तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? 16वें नंबर का आंसर दीजिए। ये था मोहम्मद शाह, उस समय मुगल बादशाह थे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी, 23 जून 1757 ईस्वी में भागीरथी के तट पर स्थित प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव, जो कि अंग्रेज था, इस युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई थी, जो अंग्रेज थे वो हार गए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। विजय कौन हुआ था? सिराजुद्दौला। ठीक है, 1757 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18वां नंबर, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताओ दोस्तों, किसने किया था? 1857 में फैजाबाद के विद्रोह, ये थे अहमद उल्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी? बताओ, यह किस इतिहासकार का नाम पूछा है? कार्ल मार्क्स है, रजनी पामदत्त, के एम मणिपक्कर, पर्सिवल स्पीयर। ये थे के एम पडिक्कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां नंबर क्या कह रहा है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? बताओ दोस्तों। ये था रमेश चंद्र दत्त ने। राष्ट्रवादी नेता रमेश चंद्र ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में धन निष्कासन सिद्धांत पर बल दिया था, यानी 1901 में ये लिखी गई थी।
ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन सही लग रहे हों, अगर पढ़ने मजा आ रहा है तो इसको एक बार लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है 21 नंबर। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए का खर्च करने का प्रावधान किया गया था। बताओ दोस्तों, किस अधिनियम के माध्यम से? 1786 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, ठीक है, 1833 का अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। बताओ दोस्तों, ये किया गया था 1813 का अधिनियम, बी नंबर। 1813 का इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ। 1813 के चार्टर्ड एक्ट में भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान तो यह है ही। इसके साथ साथ कंपनी का व्यावसायिक अधिकारी समाप्त कर दिया गया था और ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति भी मिली थी। ठीक है, 1813 में ही। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है? आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? बताओ दोस्तों, ये किया गया था राजा राम मोहन के द्वारा। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा 1814 ईस्वी, वेदांत सोसाइटी 1816, कलकत्ता ट्रेनिंग कमेटी 1823 तथा ब्रह्म समाज 1828 में स्थापित किया था। ये कब स्थापित किया था? 1814 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बताओ भैया, अलीगढ़ आंदोलन के ये थे सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? 24 नंबर। बताओ दोस्तों, किसके नेतृत्व में हुआ था? ये था करम शाह। ये जो विद्रोह चला था 1813 से 1831। ठीक है दोस्तों, करम शाह के नेतृत्व में हुआ था। ये बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 नंबर। सन 1881 का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? बताओ दोस्तों, 25 नंबर। सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड रिपन। ठीक है दोस्तों, 26 नंबर पे चलते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? बताओ दोस्तों, ये था इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन किया था। 27 नंबर क्या कह रहा है? किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू था? बताओ दोस्तों, किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था? ये था लॉर्ड वेलेस्ली, बी नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो दोस्तों, 28 नंबर, ये किया गया था 1908 में। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था, लेकिन किंग्स फोर्ट बच गया था। इस बम कांड में मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी। ठीक है, 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 नंबर। निम्नलिखित में किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताओ दोस्तों, दिल्ली में पूछा है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। 29 नंबर, ये थे सैयद हैदर रजा। स्वदेशी आंदोलन का प्रसार बंगाल से प्रारंभ होकर पूरे देश में फैल गया था। इस क्रम में दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ये तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को। किसको जाना जाता है? बताओ दोस्तों, ये जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई है? कौन सी घटना सबसे, यही 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछा है कि सबसे लास्ट में कौन सी घटित हुई? बताओ दोस्तों, 31 नंबर।
देखिए मैं बताते हुए चल रहा हूँ आपको, असहयोग आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, ये 1920 में हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह ये हुआ था 1918 में, और ये 18, ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में। तो इस हिसाब से, ठीक है, आपका जो आंसर हो जाएगा, सबसे बाद में पूछा ना, तो स्वराज पार्टी का गठन यानी ऑप्शन नंबर बी। यार याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ, खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था 1918 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्या कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया? बताओ दोस्तों। ये थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, अपनी तैयारी को चेक कर सकें, जांच सकें। ठीक है दोस्तों, तभी मैं आगे बढ़ूं। जल्दी जल्दी शेयर करिए, लाइक तो कर ही दीजिए यार, लाइक का बटन दबा ही दीजिए। ठीक है, नेता टाइप आधा काम न करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर। 33 नंबर क्या कह रहा है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? बताओ दोस्तों, इसमें से जन आंदोलन कौन था? ये 33 का बी नंबर, असहयोग आंदोलन। ये कब चलाया गया था? 1920 में, अभी पीछे ही मैंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 34 नंबर। निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? बताओ दोस्त। ये थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन 1926 से लेके 1931 तक गवर्नर रहे, और के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। साइमन कमीशन वर्ष 1928 ईस्वी में भारत में आया था। कब आया था? 1928 ईस्वी में भारत में आया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? बताओ दोस्त। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बताओ दोस्त। लिंथिगो अगस्त प्रस्ताव सही है। डलहौजी बैकपत्नी सही है। चेम्सफोर्ड देश शासन सही है। ये गलत है, लॉर्ड रिपन कम्युनल अवार्ड। लॉर्ड रिपन कम्युनल अवार्ड 1932, ये सही नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, और ये किया था लॉर्ड लॉर्ड विलियम गटन ने शुरुआत की थी। यहाँ पे दिया हुआ लॉर्ड लिपिन, विलियम गटन ने कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की थी। ठीक है, 37 नंबर चलते हैं। क्या कह रहा है, झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? बताओ दोस्तों, किसके द्वारा? ये लिखा गया था आपका श्यामलाल प्रसाद। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए की आधारित वैक्सीन है? बताओ। जैकब डी। जैकब डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है, यानी कि उसका कर्ता धर्ता कौन है, किसके देख रेख में होता है? ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित किया था, बताओ भैया कौन है? ये है आपका नेफेड, ए नंबर। ये जानते क्या है, ऑपरेशन ग्रीन योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की है, जिसके कार्यान्वयन का कार्य नेफेड ने एजेंसी करती है। इस ऑपरेशन में टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जल्द फसल, जो भी जल्दी खत्म होने वाली या खराब होने वाली फसल होती हैं, ठीक है, उसको देख रेख के लिए शामिल किया गया था, तो नेफेड ने किया। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? बताओ दोस्तों। वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय संसदीय संस्थान, गृह मंत्रालय। तो ये होता है वित्त मंत्रालय।
और ये हर साल वित्त मंत्रालय द्वारा लाया जाता है। भारत की वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट पेश होने से पहले आर्थिक वार्षिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 48 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाने को प्रोत्साहित करता है? ये आपकी आयु वर्ग के बच्चों को बताना है। ये आपका चला जाएगा ऑप्शन 6 से 14 वर्ष के लिए। राइट टू एजुकेशन के बारे में पूछा। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई थी। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2001 में हुई थी और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा इस बात का, 2001 में हुई थी और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो उद्योग जो खनिजों को उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जो कच्चे माल का उपयोग करता है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है दोस्तों। 43 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? शकरकंद, आलू, कचालू, रतालू। बताओ दोस्त। ये कहा जाता है आलू को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बताओ दोस्त। तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है दिल्ली में, ए नंबर। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्या कह रहा है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का स्थापना कब हुआ था? बताओ दोस्त, कब हुआ था? ये हुआ था 1985 में। दक्षिण एशियाई संघ सार्क यानी का नाम होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू, तो ध्यान रखिएगा काठमांडू में। इसके सदस्यों में भारत, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। जितने भी साउथ के देश हैं सब हैं साउथ एशियन देश। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या चलते हैं 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दो दोस्त, कौन सा है? मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन, सही है। मेन रहीम रेखा रूस एंड फिनलैंड, सही है। हिडनबर्ग रेखा जर्मन एंड पोलैंड, सही है। मैग्नी नॉट रेखा फ्रांस एंड स्पेन, सम्मिलित नहीं है। बताओ दोस्त। ये सही नहीं है। मैग्नी नॉट रेखा फ्रांस एंड स्पेन। जो कि ये होता है, जानते किस देश के बीच होता है? ये होता है जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच होता है, जबकि दिया है फ्रांस एंड स्पेन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर चला जाएगा डी नंबर। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताओ दोस्त। 47 नंबर। ये है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 48 नंबर। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? अभी हाल में ही रखा गया था, तो बताओ कितने द्वीप समूहों को रखा गया है? ये आपका रखा गया है 21 नंबर। ठीक है, और ये 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती पर जो कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। पराक्रम किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये याद रखिएगा, पराक्रम दिवस 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र के बोस में उपलक्ष्य में मनाया जाता। और के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में सबसे बड़े परमवीर चक्र प्राप्त 21 विजेताओं के अंडमान निकोबार के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया था। ठीक है, आगे चलते हैं 49 नंबर पे। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का क्या नाम है? बताओ दोस्तों, क्या नाम है?
MF हाइड्रा नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया। ये गिराया था प्रशांत महासागर में। ठीक है, 51 नंबर क्या कह रहा है। सिंथनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये बने हैं फिजी। कौन से नंबर के बने हैं, ये 12वें प्रधानमंत्री बने हैं वह उसके फिजी देश के। 52 नंबर आ जाते हैं। क्या कह रहा है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 के विजेता कौन है। 52 नंबर। 52 नंबर बताओ दोस्तों, क्या क्या सही होगा इसमें। ये हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ठीक है, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। कभी कभी देश भी पूछ लेता है तो मैं बता दे रहा हूँ ये सर्बिया के रहने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 53 नंबर। हाल में ही किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने का सफलता हासिल की। बताओ भैया, किसने आर्टिफिशियल हृदय बनाने के लिए सफलता हासिल की। ये हासिल की थी IIT कानपुर में। 54 नंबर क्या कह रहा है। किस वर्ष भारत का ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2047। 2047। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। 55 नंबर क्या कह रहा है। मृदु ऊतक का एक प्रकार का है। क्या है ये, साइंस का क्वेश्चन आ रहा है। बताओ दोस्त, ये है सरल ऊतक। ठीक है, और आगे चलते हैं 56 नंबर पे। निम्न कथनों पर विचार करें। कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है। मशरूम बायोफ्राटा के अंतर्गत आता है। शैवाल संवहनीय पौधा है। हेलोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं रहता। तो आपको इसको पढ़ के बताना है कौन से कथन सही है कौन से गलत हैं। तो ये आपका हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, बिल्कुल सही। मशरूम का ये गलत है, ये भी गलत है। यानी दो ही सही हैं, केवल 1 और 4, यानी इसका बी नंबर चला जाएगा ऑप्शन राइट, केवल 1 और बी। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा, यानी गंदा पानी पीते हैं तो कौन सा रोग हो जाएगा आपको। ये हो जाएगा हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है। बताओ दोस्तों, दुधारू पशुओं जो यानी कि जो दूध देने वाली पशुएं होती हैं उसमें एक रोग पाया जाता है जो कि एंथ्रेक्स होता है। वो क्या, किससे फैलता है। बैक्टीरिया से, फंगस से, वायरस से, कृमि से। तो ये फैलता है बैक्टीरिया से। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है। 59 नंबर। रसांकुर पाया जाता है आमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, मुख में, किसमें पाया जाता है। बताओ दोस्त, ये पाया जाता है आपका छोटी आंत में। ठीक है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत में इलियम में रसांकुर पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अवायवीय श्वसन कोशिका में किस भाग में होता है। ये होता है कोशिका द्रव्य में। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब फ्राइबोजोनिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फ्राइबोजोनिन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है। बताओ दोस्त, तो इसको कहा जाता है सीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 नंबर। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। स्रावित का मतलब कहाँ से क्या निकलता है। बताओ दोस्त, एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, स्रावित होता है। विषण से, अंडाशय से, थायराइड से, लैंगरहैंस की दीपिकाओं से। तो ये होता है अंडाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नर युग्मक तथा मागर युग्मक के संयोग से क्या बनता है। यानी मेल फीमेल के युग्मक के संयोग से क्या बनता है, ये पूछा गया है। बताओ दोस्त, ये बनता है जाइगोट। 64 नंबर क्या कह रहा है। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। बताओ दोस्त, ये है 7 मूल भौतिक राशियों जो स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र होती हैं। इसमें जिसको कहा जाता है जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि।
तो कुल राशि कितनी है 7, ध्यान रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन से कथन असत्य हैं, सत्य पूछा है। दूरी में केवल परिणाम होता है, विस्थापन आदि अदिश राशि होती है, विस्थापन की दर को त्रिकोण कहते हैं, उपयुक्त सभी, बताओ दो। सभी गलत हैं। वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशियां कहते हैं, जैसे समय, द्रव्यमान, दूरी, चाल इत्यादि। वे भौतिक राशियां जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, उसे सदिश राशियां कहते हैं, जैसे बल, विस्थापन इत्यादि। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। 65 नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो उस बल को क्या कहते हैं, बता दो। उसे कहते हैं संतुलित बल। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 नंबर क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तैरने का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। तैरने का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, गलत। वस्तु का भार उत्प्लावक बल के बराबर होता है, गलत। वस्तु का भार उत्प्लावक के बल के भार से अधिक होता है, ये तो सही हो गया। वस्तु का भार उत्प्लावक बल से कम होता है, गलत। ये सत्य होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 67 का सी। 68 क्या कह रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है विरल से सघन माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में, सघन से सघन माध्यम, विरल से विरल माध्यम, बताओ दो। तो ये सघन से विरल माध्यम में जब जाता है तब पूर्ण परावर्तन होता है, आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 69 नंबर, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह रंग सबसे कम विचलित होता है, वह है, यानी कहने का मतलब है जब एक श्वेत प्रकाश का एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो उसमें से कलर निकलते हैं तो सबसे कम विचलित कौन सा कलर होता है, ये होता है लाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ दोस्त। ये क्या होगा, बढ़ेगा। अब विद्युत धारा के लगातार प्रभाव में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। चालक की लंबाई तथा प्रतिरोध में सरल संबंध होता है, और चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है, एवं चालक की लंबाई घटाने पर प्रतिरोध का मान घट भी जाता है, यानी R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 71 नंबर, चार्ल्स बॉयल्स तथा चार्ल्स के नियमों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं गैस समीकरण, Eb इज इक्वल टू nRT, यह है इनका समीकरण, बॉयल्स एंड चार्ल्स का नियम, ठीक है। 72 नंबर क्या कह रहा है, समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है, वो विधि पूछ रहा है जो समुद्र के जल से नमक को अलग किया जाता है, वाष्पीकरण से, संघनन से, निस्संदन से, उर्ध्वपादन से, ये होता है वाष्पीकरण से, ठीक है। यह मिश्रण से ठोस विलय को एक पृथक करने की विधि है। समुद्री जल को गर्म करने पर जल वाष्प में बदल जाता है एवं ठोस नमक बच जाता है, ठीक है दोस्तों। एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है, बताओ दोस्तों क्या होगा, यानी ये पूछ रहा है HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है, ये होता है 1:3, यानी ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 नंबर, विद्युत का सुचालक अधातु है, ये है ग्रेफाइट। 75 नंबर, एक द्रव अधातु है, बताओ दोस्तों क्या होगा, लिथियम, पारा, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, क्या होगा 75 नंबर, ये हो जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिंच ब्लेड निम्न से किस धातु का आयसक है, पिंच ब्लेड बताओ दोस्त किसका आयसक है, यह है यूरेनियम का। पिंच प्लेट का सूत्र होता है OU3O8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 77 नंबर, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, बताओ दोस्त किसने की थी, ये की थी हेनरी बेकेरेल ने, ठीक है।
वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्त लाइक करो, शेयर करो, तभी तो मजा आएगा दोस्त। लाइक वाला बटन तो दबा ही दो। 78 नंबर क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से गृहीत किया गया है? यानी कि पूछ रहा है भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बताओ दोस्त, किस देश से लिया गया? ये लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। 79 नंबर क्या कह रहा है? राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, विधानसभा के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है और ये होता है आर्टिकल 159 के अंतर्गत आता है। ये इस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ये आता है 159 के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? बताओ दोस्त। तो ये दिया गया था 73वां संशोधन, संविधान भाग के 9 में है। ये जोड़कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जबकि 74वें संशोधन द्वारा भाग 10A जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, 73वें संशोधन में 9, आर्टिकल नंबर 9। ठीक है। 81 नंबर क्या कह रहा है? संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत करनी होती है? संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो बताइए दोस्तों। 81 नंबर, तो ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है। 82 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? बताओ दोस्त। ये प्रदान की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935। 83 नंबर पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है 83 नंबर? यहाँ पे दे दिया है डैश, यानी कि खालिस्तान बनना है का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय के मामले और उसमें कानूनी मुद्दों पर पुनः विचार करेगा। तो दो, ये हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकारी का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें कानूनी शामिल मुद्दों पर पुनः विचार करेगा। 54 नंबर क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक है? बताओ दोस्त। सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 132, 133 एवं 228 में संविधान की व्यवस्था करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। ये याद रखिएगा, 132, 133, 228। दोस्त आगे चलते हैं। 85 नंबर क्या कह रहा है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व एवं नियंत्रण में रहते हैं? ये रहते हैं नियंत्रण राज्य के। 86 नंबर क्या कह रहा है? महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के, जो कि चला था 1956 से 1961 और इनकी देखरेख जो हुई थी पीसी महालनोबिस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 87 नंबर क्या कह रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? बताओ दोस्त, किस राज्य में? इनमें से कोई नहीं, ना बिहार में है, ना उत्तर प्रदेश, ना मध्य प्रदेश। यह है यानी कि ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है, एचपी में लगभग 90%, जो कि ग्रामीण इलाकों में बसती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। 88 नंबर क्या कह रहा है? बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? ये रहने का अनुमान है 15.24। ठीक है। 89 पे चलते हैं। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात। ये हो जाएगा आपका पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
1 एवं सूची 2 को मिलाइए। सूची को नीचे दी गई, ठीक है। जिम कार्बेट कहाँ है, वादाखोड़, ये सब आपको मिलाना है, फिर उसके बाद ये आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। तो जिम कार्बेट कहाँ है, आ जाते हैं। जिम कार्बेट आपका है उत्तराखंड में, ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में आ गए। यानी कि ए का 3, ए का 3 ये मिल गया, तो यानी कि यही सही है, क्या इसमें दिमाग लगाना। जिम कार्बेट अगर किसी को पता होगा उत्तराखंड में है, तो ये अपना लगा दिया, सही हो गया, कुछ कट करना ही नहीं ना। तब भी हम आगे चलते हैं। बांधवगढ़ है आपका मध्य प्रदेश 4 नंबर। दम्फा है आपका मिजोरम में। रणथंबोर है आपका राजस्थान में, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 91, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न से किन क्षेत्रों में होती है, बताओ दोस्तों, किस क्षेत्रों में होती है। ये होती है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। 92 क्या कह रहा है, रिंग्स ऑफ फायर से अभिप्राय है, क्या है इसका अभिप्राय, बताओ दोस्तों। सी नंबर होता है प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। 93 नंबर क्या कह रहा है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, बताओ दोस्त, कितने देशों से होकर गुजरती है। यह गुजरती है 13 देश, 13 देशों से। भूमध्य रेखा पृथ्वी के चारों ओर फैली वृत्त है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। इसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबान, कांगो, गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम प्रिंसेस शामिल है। यह 3 महाद्वीपों अफ्रीका, एशिया एवं दक्षिण अमेरिका एवं 3 महासागरों अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर से भी होकर गुजरती है, ठीक है दोस्तों। 94 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में जलधाराओं में कौन सी ठंडी जलधारा है, ये बताना कौन ठंडी जलधारा है, बताओ दो। अजरबैजान, ईरान, अच्छा ये है ना। पोकलैंड जलधारा, लेब्राडोर धारा, बेंजुला धारा, इनमें से नहीं, ये हो जाएगा इनमें से नहीं। महासागरीय धाराएं भारत के नदी प्रवाह के समान होती है। एक निश्चित दिशा से बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की राशि के प्रभाव की महासागरीय जलधारा कहते हैं। ठंडी जलधारा उच्च अक्षांशों से लेकर निम्न अक्षांशों की चलती हैं। अतः ठंडी जल जो है वहाँ का तापमान कम करते हैं। उनके उदाहरण होबार्ट, पेनिनोरिया धारा, ओशियो धारा, कैलिफोर्निया धारा, ये सब हैं, तो इनमें से कोई नहीं। 95 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है, तो ये हो जाएगा आपका इराक, 3 नंबर। कैस्पियन सागर पश्चिमी एशिया में यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। कुल 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से मिलती है। इसमें रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान शामिल है, जबकि इराक इसमें नहीं है, नहीं पूछा था ना दोस्त, ठीक है। 96 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस की जल सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है। निम्न से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है, बताओ दोस्त। ये बिहार के सब जिले हैं, बताओ कौन सी करती है सबसे कम। ये हो जाएगा आपका पूर्णिया। 97 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं, बताओ दोस्त, किसमें पाए जाते हैं। सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं बिहार में, ठीक है। 98 नंबर चलते हैं। 2011 की गणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, यह है गोपालगंज, ठीक है। 99 नंबर क्या कह रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, यह है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नंबर। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे लंबा 1620 किमी, ठीक है, सर्वाधिक उपयोगी जलमार्ग है, यानी कि कितना लंबा है, 1620, यह ध्यान रखिए। शून्य रेखा कहलाती है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की रेखा, सिक्किम बांग्लादेश के बीच, मेघालय बांग्लादेश, त्रिपुरा बांग्लादेश, बताओ दोस्त। ये कहलाती है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को।
शून्य रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपके ट्यूटोरिया का सेट नंबर 3, जो कि जीके और जीएस जो भी क्वेश्चन थे 100 के 100 क्वेश्चन कराती हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।